So, good morning, students. We are starting with chapter number 1, Electrostatics Part 1. इसमें आज we are going to learn some shortcuts to find the resultant force of two equal forces. Secondly, we are going to learn what is the method to find the resultant force using component method. तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है. तो लेट अस स्टार्ट विथ वेरी सिंपल पॉइंट्स विच आर नोन टू एवरी स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 10th. देखिए, फिजिक्स में देयर विल बी मैनी ओकेजन्स जिसमें वी विल हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल. ये जैसे राइट एंगल यहाँ पे है तो जो साइड इसके अपोजिट है आप जानते हैं उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो साइड एंगल के अपोजिट होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो साइड एंगल को टच करती है उसको बेस कहते हैं. मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. ये एंगल अगर यहाँ हो जाता ऊपर तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती और ये वाली साइड बेस हो जाती. तो लेट अस नाउ कंसंट्रेट ओनली ऑन दिस ट्राइंगल. किसी भी डायग्राम में अगर हाइपोटेन्यूज x है तो जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा x sin थीटा होगा. परपेंडिकुलर इज रिलेटेड विद sin थीटा. और जो बेस है ये वाली साइड ये हमेशा रिलेटेड होगी विद cos. तो स्टूडेंट्स आप याद कर लें कि जो बेस है, जो साइड एंगल को टच करती है वो cos कंपोनेंट है. आपको मैथमेटिक्स की ज़्यादा नॉलेज है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस सेंटेंस को जानना जरूरी है कि जो साइड एंगल को टच करेगी वो cos कंपोनेंट होगी. नाउ many times we'll encounter the trigonometric values of sin theta and cos theta for a variety of angles. कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और इन छोटी बातों की वजह से एक बड़ा क्वेश्चन गलत हो जाता है. तो लेट अस टुडे लर्न कि जो साइन ग्राफ होता है वो जीरो से स्टार्ट करके मैक्सिमम पे पहुंचता है एट 90 डिग्री. आप इसको सेंटेंस के फॉर्म में याद कर लें कि जो साइन कर्व है इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम एट 90 डिग्री. तो जो बीच में दो इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं, एक 30 डिग्री है एक 60 डिग्री है. स्टूडेंट्स आप खुद सोच के देखें कि 1/2 बड़ा है या √3/2 बड़ा है. देखिए, डिनोमिनेटर तो सेम है, ये छोटा है ये बड़ा है. तो आप ये याद कर लें कि साइन कर्व इंक्रीज करता है, पहले छोटी वैल्यू आती है 1/2, फिर बड़ी वैल्यू आती है √3/2 और सबसे बड़ी वैल्यू 1 है. फिर ये याद करें कि जो कोसाइन ग्राफ होता है वो मैक्सिमम से स्टार्ट करके जीरो पे चला जाता है. मतलब cos 0 1 होता है और cos 90 की वैल्यू 0 है. क्योंकि ये कर्व नीचे जा रहा है तो पहले बड़ी वैल्यू आएगी, उसके बाद ही तो छोटी वैल्यू आएगी. तो पहले √3/2 आएगा और फिर बाद में 1/2 आएगा. तो स्टूडेंट्स इसको आप अपने माइंड में इंटरनलाइज कर लें और इस तरीके से कर लें ताकि कोई गलती ना हो. चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट. ये जो
शॉर्टकट्स अब हम लर्न करने वाले हैं। ये सारे मैथमेटिकल हैं वैसे तो, इनकी वैल्यू अगर ये ना भी पता हो तो आप इनकी वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं और उससे आपका थोड़ा बहुत टाइम खराब हो जाता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम 3 चीज़ें आज याद करेंगे। क्या क्या? अगर हमारे पास 2 इक्वल फोर्सेस हों एट 90 डिग्री तो 100% उसका जो रिजल्टेंट है वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा। जब भी इक्वल होंगे वेक्टर्स तो जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा एंगल को बाइसेक्ट करता है और इसकी वैल्यू होती है √2 इंटू एफ। अगर 2 इक्वल वेक्टर्स 60 डिग्री के एंगल पे हों तो जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा √3 इंटू एफ एंड अगेन द एंगल विल गेट बाइसेक्टेड, तो ये एंगल 30 डिग्री का होगा। थर्ड पॉइंट देखें, अगर 2 इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्री के एंगल पे हों तो रिजल्टेंट विल बाइसेक्ट द एंगल और रिजल्टेंट की वैल्यू विल बी एफ इटसेल्फ। मान लिया ये 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 5 होगा। तो अब हमने 3 बातें याद करनी हैं कि अगर 2 इक्वल फोर्सेस 90 डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट की वैल्यू इज √2f, 60 डिग्री पे हैं तो √3f और 120 डिग्री पे हैं तो f itself. Then another point which we want to highlight, एक tan 30 है और एक tan 60 है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। इसे याद कैसे रखा जाए? आप ये ऐसे याद कर लें कि जब एंगल छोटा होगा तो वैल्यू भी छोटी होगी, एंगल बड़ा होगा तो वैल्यू भी बड़ी होगी। तो 30 डिग्री के लिए 1/√3 आता है और 60 डिग्री के लिए √3 आता है। It is not that you are not knowing these things. You very well know all these things. But they have to be known in such a way that they can be applied comfortably in the questions that we are going to discuss just now. Okay, let's start with this question. ये question sample papers का है. Question I am going to read once. Find capital Q so that the charge at the point A may be in equilibrium. Students, let me explain the diagram to you. ये एक equilateral triangle है of side A. तो नेचुरली ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन में 3 पॉजिटिव चार्जेस प्लस Q ईच आर केप्ट एट द 3 वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। एक चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, at the center of the triangle. तो सबसे पहले without getting into the physics part, हम सबसे पहले मैथमेटिक्स लगा के ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये सेंट्रॉइड है ये पॉइंट, तो नेचुरली ये जो लाइन है वो इस लाइन को डिवाइड कर देगी इनटू इक्वल पार्ट्स। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपको पता है कि ये डिस्टेंस विल बी a/2। मान लिया ये x है जो हम निकालना चाहते हैं। तो अब आप देखें इस ट्राइंगल में जो शेड किया हुआ है कि ये a/2 तो क्या है, बेस है इस ट्राइंगल का, ये हाइपोटेन्यूज है,
इसलिए हम cos 30 यहां लिख रहे हैं। cos 30 विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो x की वैल्यू यू सी ये ऊपर आ गया, विल बी a/2 cos 30। रिमेंबर cos 30 क्या था? ऊपर से ग्राफ चलता है, नीचे की तरफ जाता है, तो वो पहले हायर वैल्यू आती है √3/2, तो वो कैंसिल हो गया 2, और x की वैल्यू हमने मैथमेटिक्स लगा के कंप्यूट कर ली एज a/√3। ये सबको पता है कि अगर ये सेंट्रॉइड है पॉइंट, तो ये x, ये डिस्टेंस सब ही x होंगे। तो ये तो था मैथमेटिक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इन चार्जेस को नेम करने के लिए। चार्ज नंबर 1, 2, 3 एंड 4। हमें ये नहीं पता है कि ये जो चार्ज कैपिटल Q है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि अगर ये चार्ज एट A इज इन इक्विलिब्रियम, तो कम से कम हमें पहले नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा इस पे, और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट रिजल्टेंट फोर्स को 0 होना चाहिए। अब देखें, चार्ज नंबर 2 की वजह से एक फोर्स लगेगा लाइक दिस, रिपल्सिव फोर्स होगा, और उसको हम F12 कहेंगे। F12 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। इसी तरीके से चार्ज नंबर 1 पे भी एक फोर्स लगेगा ड्यू टू 3, और इसको F13 कहेंगे। ह्यूबल से कितनी जबरदस्त सिमेट्री है, दोनों चार्जेस यहाँ पे और यहाँ पे उनका प्रोडक्ट सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो नेचुरली बाय कूलम्स लॉ हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड में ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी फिर 60 का होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और अभी हमने शॉर्टकट लर्न किया था कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं एट 60 डिग्री एंगल, तो वो एंगल को, रिजल्टेंट एंगल को बाइसेक्ट करता है और उसकी वैल्यू हो जाती है √3 × F। अब मतलब ये फोर्स भी नहीं रहा और ये भी नहीं रहा, अब तो सिर्फ एक ही फोर्स रहा √3 × F। अगर इस चार्ज को इक्विलिब्रियम पे होना है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब जो दूसरा फोर्स लगेगा ड्यू टू 4 वो उल्टी डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका मतलब वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर अट्रैक्टिव होना है तो ये चार्ज शुड बी नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स बहुत कम है इस क्वेश्चन में, ज़्यादा मैथमेटिक्स है। अगर ये चार्ज इज टू बी इन इक्विलिब्रियम तो फोर्स एक्टिंग अप should be equal to force acting down. So force acting up is √3 × F. F क्या है? Force between these two. वो हो गया K small q into small q divided by a square is equal to F14 क्या है? ये वाला distance. So it is capital K small q into capital Q डिवाइडेड बाय ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होगा a/√3 का स्क्वायर। तो जो टर्म कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं √3 × Q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज कैपिटल Q × 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर कैंसिल हुआ और कैपिटल Q हो गया √3 × कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए 3 को आप लिख दीजिए √3 × √3, और एक √3 ऊपर से कैंसिल हो गया और ये आ गया Q डिवाइडेड बाय √3। हमें ये लिख देना चाहिए कि ये जो चार्ज कैपिटल Q है ये नेगेटिव है। वैसे तो दिखाई दे रहा डायग्राम में, तो ये इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। ये भी एग्जाम में आपके आया हुआ है,
तो देखते हैं कि जो अभी तक हमने सीखा, हाउ फार इट हेल्प्स अस टू आंसर दिस। ही सेज फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज केप्ट एट द पॉइंट ए। ये है वो पॉइंट ए। लेट मी एक्सप्लेन द डायग्राम टू यू। ऑपोजिट कॉर्नर्स पे दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू ईच। यहां पे भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेकिन ये हैं स्मॉल क्यू ईच। और ये स्क्वायर है ऑफ साइड ए। विदाउट डूइंग एनी फिजिक्स, सबसे पहले लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर याद कर लें। ये √2 इंटू ए होता है, √2 इंटू ए। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के और इसको कैलकुलेट करेंगे तब भी ये यही आएगा। एंड आई विल एडवाइज कि आप इसको याद कर लें कि लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज √2 इंटू ए। अब हम क्वेश्चन को जरा देखें। हमें नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज निकालना है। हम इन चार्जेस को 1, 2, 3, 4 कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो चार्ज है 3, इस पे एक फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और उसको मैं F(31) कह सकता हूं। ये जो चार्ज है इसकी वजह से चार्ज नंबर 3 पे फोर्स लगेगा F(32), और 4 की वजह से भी रिपल्सिव फोर्स होगा, वो इधर को लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। जरा ध्यान से देखें, F(32) क्या है? फोर्स बिटवीन दीज टू। यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस क्या होगा? छोटा क्यू कैपिटल क्यू। डिस्टेंस कितना है? a। अब आप 3, 4 को देखें। यहां पे प्रोडक्ट क्या है? स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, और डिस्टेंस कितना है? a। मतलब प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो हम कॉमन सेंस लगा के कह सकते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं ये इक्वल होंगे। लेट इट बी कॉल्ड F। मतलब ये हुआ कि ये यहां पे एक फोर्स F है, ये भी फोर्स F है। जब दो इक्वल फोर्सेस 90 डिग्री के एंगल पे एक्ट करते हैं तो हमने लर्न किया हुआ है कि उसका जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा, और उसकी वैल्यू होगी √2 इंटू F। अब देखें, ये दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनका जो रिजल्टेंट होगा विल बी द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है F3 कह सकता हूं इज इक्वल टू F(31) प्लस √2 इंटू दिस। तो फोर्स बिटवीन 3 and 1 निकालना है, तो कैपिटल के इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस √2 इंटू F का मतलब ये वाला फोर्स, स्मॉल क्यू कैपिटल के इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इसमें से हमने के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर निकाल लिया बाहर कॉमन, और बचा क्या? कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू क्यू। तो ये बन गया Q/2 प्लस √2 इंटू स्मॉल क्यू। तो हमें आंसर लिखना चाहिए कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू तो ये है, एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the x-axis or with the horizontal as shown in the figure. Okay, let's start with the next question. Students, अभी तक जो दो हमने क्वेश्चंस किए उनके अंदर जो हम रिजल्टेंट निकालते थे उसमें फोर्सेस की वैल्यू इक्वल थी, इसलिए उनमें शॉर्टकट्स लग जाते थे। लेकिन देयर कैन बी सिचुएशन, जैसे ये क्वेश्चन है सैंपल पेपर का, इसके अंदर जो फोर्सेस हैं वो इक्वल नहीं हैं, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हम शॉर्टकट्स नहीं लगा सकते इसके अंदर।
तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें एक दूसरा मेथड फॉलो करना होता है जिसको हम कंपोनेंट मेथड कहते हैं। तो इस मेथड को हम सीख लें और ये फिजिक्स में कोर्स में कई बार आएगा। तो इफ यू कैन लर्न इट वंस, तो इट विल बी a lot more easier when you encounter the other questions. तो let us start with this question. The question says कि यहां पे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, 60 60, ये भी 60। He says 3 चार्जेस हैं, स्मॉल q positively charged, negative 4q and plus 2q. They are placed at the 3 vertices of the triangle and we can call them by the name 1, 2, 3. करना क्या है? फोर्स निकालना है ऑन चार्ज नंबर 1। तो कॉमन सेंस की बात है कि इस चार्ज पे इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा 2 की वजह से, और 3 की वजह से भी लगेगा। क्योंकि ये चार्ज नंबर 2 नेगेटिवली चार्ज है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इसको हम लिखेंगे F12, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। ये चार्ज नंबर 3 और 1 ये देखें दोनों रिपल्सिव फोर्स हैं, इसलिए इस फोर्स को हम लिखेंगे F13। आप ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स, पहले वाले केस में जो प्रोडक्ट ऑफ द 2 चार्जेस है वो है Q एंड 4Q, दूसरे वाले में Q एंड 2Q। कैन यू सी सम सिमिलरिटी? इसमें Q एंड 2Q है और इसमें Q एंड 4Q है। मतलब अगर इस फोर्स को मैं F कह दूं तो जो दूसरा फोर्स है इसको मुझे 2F कहना पड़ेगा। सो कैन यू सी द रिलेशनशिप? प्रोडक्ट है Q इंटू 2Q यहां पे, तो यहां पे प्रोडक्ट है Q इंटू 4Q, ये डबल है, तो फोर्स भी फिर क्या हो जाएगा? डबल। एनीवे, ड्यू टू दिस चार्ज ये फोर्स लगा F13 जिसकी वैल्यू F हमने निकाल ली, और एक और फोर्स लगा जिसकी वैल्यू कितनी है? 2F। अब स्टूडेंट्स हम अपने आप एक हॉरिजॉन्टल फेंट लाइन ड्रॉ करते हैं और एक वर्टिकल फेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस फोर्स F को रिजॉल्व करते हैं इनटू 2 कंपोनेंट्स। जब इस मेथड का नाम भी है कंपोनेंट मेथड, तो जो कंपोनेंट आपने वो सेंटेंस सुना था, जो कंपोनेंट एंगल को टच करेगा वो कॉस कंपोनेंट होगा। अगर ये कॉस है तो ये क्या हो जाएगा? साइन कंपोनेंट। इसी तरीके से ये वाला जो फोर्स है इसको भी आप रिजॉल्व करें 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ये होगा 2F cos 60 और ये होगा 2F sin 60। तो इस तरीके से हमने इन दोनों फोर्सेस को F13 को और F12 को रिजॉल्व कर लिया इनटू कंपोनेंट्स। इसलिए वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट देम, वी विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स। आप देखें यहां पे जो फोर्स है वो है F इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए साइन ग्राफ इंक्रीज करता है तो वो होगा √3/2, और यहां पे ये है साइन 60 अगेन, तो ये भी √3/2। आप देखें ऊपर एक फोर्स है F इंटू √3/2, यहां पे 2F इंटू साइन 60 है। तो आप खुद ही बताएं कि वर्टिकल डायरेक्शन में रिजल्टेंट किधर को होगा? ऑफ कोर्स ये नीचे को होगा। तो स्टाइलिश वे में हम इसको कहते हैं समेशन Fy।
सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस, वो होगा, देखिए ये 2f है, वो f है, तो f sin 60 वो हो गया f इंटू √3/2। ठीक इसी तरीके से अलोंग द x एक्सिस टोटल फोर्स कितना है वो यहां पे ड्रॉ करके दिखाया, 3f cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द x एक्सिस इज 3f इंटू 1/2। तो इस तरीके से हमने सम ऑफ फोर्सेस अलोंग y एंड x एक्सिस निकाल लिया। अब मान लिया ये एंगल है अल्फा विच द रिजल्टेंट मेक्स, क्योंकि अगर ये एक कंपोनेंट है ये दूसरा कंपोनेंट है, तो आप यू कैन कंप्लीट द पैरेललोग्राम और जो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम है विल गिव यू द रिजल्टेंट। तो अब ये जो रिजल्टेंट था, देखिए यहाँ पे इसको निकालने के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, तो ये वैल्यू विल बी अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो मैं वो आपको दिखाऊं, वो है रिजल्टेंट फोर्स विल बी अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू मैंने लिखी यहाँ पे 3 इंटू एफ बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे √3 इंटू एफ बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये जो f बाई 2 है ये f बाई 2 नहीं है, ये स्क्वायर है, और जब बाहर आएगा तो इट विल कम आउट एज f बाई 2। तो f बाई 2 बाहर ले लिया तो ये 3 स्क्वायर बचा अंदर, यहाँ 3 बच गया, तो ये हो गया 9 प्लस 3 विच इज 12, और 12 को हम लिख देते हैं 4 इंटू 3, एक 4 बाहर आ गया एज 2, वो 2 कट गया, तो √3 इंटू एफ हो गया। और ये f क्या था? What was F? F was really the force between this and this. क्या फॉर्मूला होगा? K small q into 2q divided by square of the distance a square. तो वो हमने यहाँ लिख दिया, that is the value of the resultant force. अब हम tan अल्फा निकालना चाहते हैं। देखिए tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द बेस। परपेंडिकुलर क्या है? समेशन एफ वाई, बेस क्या है? समेशन एफ एक्स। तो वो हमने लिखा, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और ये देखिए √3 ऊपर है 3 नीचे है, तो इसको √3 इंटू √3 लिख लो, और एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √3। स्टूडेंट्स रिमेंबर हमने दो वैल्यूज याद की थी कि tan 30 एक tan 60। tan 30 छोटा है तो छोटी वैल्यू आएगी, 1 डिवाइडेड बाई √3 किसको करस्पॉन्ड करती है? छोटे एंगल को, 30 डिग्री। सो जो रिजल्टेंट है हमारा वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल लाइक दिस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।